तो नमस्कार, जय हिंद। आज की वीडियो में हम कक्षा छठवीं की चैप्टर 2 भूगोल ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर का पार्ट 2 करेंगे। क्योंकि मैंने इसी चैप्टर का पार्ट 1 पहले बनाया है, तो इस वजह से आज हम इस वीडियो में इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम जितने भी पेज स्किप कर रहे हैं उन सभी को मैंने पार्ट 1 में करा दिया है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, तभी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं देशांतर से। क्योंकि मैंने पार्ट 1 में पार्ट 1 जो है यहाँ तक करा दिया था, शीत कटिबंध तक। ओके, तो आज हम देखेंगे कि देशांतर क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अक्षांश या देशांतर, ये जो रेखाएं होती हैं वो ग्लोब पर होती है। कहाँ होती है? ग्लोब पर होती है। और इनका उपयोग क्या होता है? किसी भी देश या फिर जगह का स्पष्ट स्थिति बताने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मान लो कि हमारा देश भारत है, वो हमको पता करना है कि पृथ्वी पर किधर है। ठीक है, मान लो किधर है पृथ्वी पर हमारा देश भारत। तो उसके लिए हमें दो चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक तो देशांतर रेखा की और दूसरी अक्षांश रेखा की। अक्षांश रेखा के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में बताया है पार्ट 1 में, तो इस वजह से यहाँ हम उसका जिक्र नहीं करेंगे, हम देशांतर रेखा की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होती है देशांतर रेखा। तो देखिए, यहाँ पे चीज़ें बहुत पढ़ने के लिए है। ठीक है, पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ और उसके बाद मैं सिर्फ इसको रीड करते जाऊंगी और आप समझ जाना। ठीक है, तो चलो मैं बता देती हूँ क्या होती है देशांतर। देखो, यहाँ पर ग्लोब पर खड़ी लाइनें तुम्हें दिख रही है, इस तरह से दिख रही है। ओके, इसी खड़ी लाइन को हम कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। यहाँ पर देखो, एक 0 डिग्री का देशांतर शो कर रहा है। देशांतर का कुछ न कुछ मान होता है, जैसे 0 डिग्री, फिर इधर आओगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वैसे 1 2 3 4 डिग्री, ऐसे करते करते टोटल 180 डिग्री तक पहुंच जाता है। और यहाँ पर भी देखो, इधर से भी टोटल 180 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से देशांतर की संख्या होती है। अब देखो, यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर जो है, इसको हम प्रमुख यामियोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमुख यामियोत्तर 0 को। और इधर जितने भी देशांतर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं पश्चिमी देशांतर, जिनको हम प से लिखते हैं। और इधर जितने भी देशांतर तुमको दिख रहे हैं, ये सभी, इनको कहेंगे हम पूर्वी देशांतर। इन्हें हम पू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो, पश्चिमी देशांतर को वाले भाग को हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, और पूर्वी देशांतर वाले भाग को हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, जैसा कि हमने अक्षांश में पढ़ा था कि अक्षांश भी इस तरह से था, तो उत्तरी गोलार्ध था ऊपर वाला, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरह से देशांतर में ये वाला गोलार्ध जो है वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा, और पूर्वी गोलार्ध ये वाला कहलाएगा। ओके, अब देखो, यहाँ तक तुम लोग समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए होगे मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि देशांतर क्या है, तो वही बात, किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। यानी कह रहा है कि किसी अक्षांश के द्वारा ही हम सिर्फ जगह, पृथ्वी पे कौन सी जगह कहाँ पे है वो नहीं बता सकते, उसके लिए हमें देशांतर की भी जरूरत पड़ती है। ओके, अब यहाँ देखो क्या कह रहा है कि प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है, 20 डिग्री दक्षिण। मान लो ये 20 डिग्री दक्षिण दशांश, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तो यहाँ पे अब सिर्फ अक्षांश दिया हुआ है दक्षिण में, मतलब इसमें सिर्फ दक्षिण, उत्तर दक्षिण का तो पता चलेगा कि चलो विषुवत से दक्षिण में, लेकिन इस देशांतर में कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ, कहाँ पर है? ये तो पूरा 20 डिग्री अक्षांश है, तो इसमें एग्जैक्ट कहाँ पर है मॉरिशस द्वीप और कहाँ पर है टोंगा द्वीप, ये तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है देशांतर की। ठीक है, अब देशांतर की जरूरत कैसे पड़ेगी तो आगे बताएंगे हम। अब देखो, इन देशांतर को हम कहते हैं देशांतरीय यामियोत्तर। क्या कहते हैं? देशांतरीय यामियोत्तर।
जैसा कि तुम यहाँ देख रहे हो। अब देखो, यहाँ तक तुम समझ गए मुझे लगता है। अब देखो, देशांतर को हम बोल चाल की भाषा में ऐसे पढ़ते हैं। देखो जैसे यहाँ 90 डिग्री सिर्फ पूर्वी देशांतर है, कहीं कहीं पे ऐसे दिया रहेगा 90, ऐसे 5 4, इस तरह से ऐसे रहेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे इस तरह, इसको पढ़ेंगे ऐसे कि 90 डिग्री 5 मिनट 4 सेकेंड। ऐसे हम देशांतर को या अक्षांश को पढ़ते हैं। शुरुआत में क्या पढ़ते हैं, 90 डिग्री, मतलब कोई भी अंक रहो, डिग्री, मिनट और सेकेंड, इस तरह से हम पढ़ते हैं अक्षांश देशांतर के मानों को। पहले डिग्री, उसके बाद जैसे कि हमारा भारत है, भारत का अक्षांश और देशांतरीय मान तुम देखे होगे, 8 ऐसे और 4 रहता है नीचे से, अक्षांश ये मान है, तो हम बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पे कुछ और रहता है तो हम बोलते हैं सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। यही चीजें अब यहाँ से समझाएंगे तुमको। एक और चीज यहाँ पे हम तुमको बताना चाहेंगे कि देखो, अक्षांश में हम क्या पढ़े थे कि जैसे ही ग्लोब पर इस तरह से ध्रुवों की तरफ जाता है अक्षांश, तो ग्लोब पे सॉरी ध्रुवों पर उसका आकार छोटा होते जाता है, जैसा तुम देख रहे हो। विषुवत पे सबसे बड़ा है, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा कम, यहाँ छोटा। तो अक्षांश का जब ध्रुवों पर तक अक्षांश जाता है तो वहां पर अक्षांश की आकार जो है, यानी कि लंबाई जो है वो घटती है। अक्षांश की क्या घटती है, लेंथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देशांतर में क्या है कि देखो, एक देशांतर ये है, दो देशांतर को हम तुलना करेंगे, एक ये देशांतर, एक ये देशांतर। यहाँ पर तो इनके बीच की दूरी ठीक ठाक है, लेकिन ध्रुवों पर जैसे जा रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पे कम जा रही है, इनके बीच की दूरी कम जा रही है, देख रहे हो। यहाँ पर इनके बीच में इतना सारा गैप है, डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे एकदम कम जा रहा है। और यहाँ पर तो सभी देशांतर आपस में मिल जाते हैं और एक पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी कि उनके बीच में ध्रुवों पर एकदम शून्य का भी अंतर नहीं रहता है सभी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि देशांतर जैसे ही ध्रुवों पर जाता है तो उसकी लंबाई में तो कोई घटी बढ़ी नहीं होती है, उनके बीच की दूरी में ये दूरी घटते जाती है। इसको एकदम याद रखना इम्पोर्टेंट है कि जब देशांतर ध्रुवों की तरफ जाता है तो देशांतर के बीच में दूरी जो है वो घटती जाती है और एक ध्रुव पर एकदम शून्य हो जाता है इनके बीच की दूरी। देखो यहाँ पर इन सभी देशांतरों के बीच की दूरी देखो, इस तरह से यहाँ पे इतना जाता है कि नहीं, लेकिन ध्रुवों पर सब एक पॉइंट पर आकर मिल जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखो, इतनी बात समझ में आ गई। और जबकि अक्षांश का क्या हो रहा था कि आकार घट रहा था, जैसे देखो यहाँ पे आकार दिया हुआ है, ये अक्षांश है, यहाँ पे घट रहा है, इस तरह से इसका आकार घट रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देशांतर की लंबाई नहीं घट रही है, ये इनके बीच की दूरी घट रही है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज थी। तो हम अक्षांश और देशांतर का यूज क्या है, किसी भी स्थान को पता लगाना कि वो पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है। ये अक्षांश और देशांतर का मुख्यतः यही काम है। ओके, अब देखो, प्रमुख यामी उत्तर 0 डिग्री वाले देशांतर को हम बोल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमने ये भी बताया कि 0 से 180 डिग्री इधर वाले को हम कहेंगे पश्चिमी देशांतर और इधर वाले को कहते हैं पूर्वी देशांतर, ठीक है। और देखो, इधर से टोटल 180 देशांतर होते हैं और पूर्व से भी 180 होते हैं, यानी लेकिन जो लास्ट जो 180 वाला देशांतर होता है ना, वो थोड़ा अलग है। जो इसके विपरीत जो है, जैसे इधर है 0 याम्योत्तर, ठीक है, 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर, इधर भी देशांतर है, टोटल 180 इधर से भी 180 इधर से भी। लेकिन दोनों का पूर्वी हो या पश्चिमी हो, दोनों का जो 180 डिग्री वाला जो देशांतर होता है एक ही रेखा पर होता है। तुम ग्लोब देखना तो देखना कि 180 डिग्री वाला देशांतर है, उसमें पश्चिमी देशांतर भी है और पूर्वी देशांतर भी है। ओके, तो इसको हम याद रखेंगे, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब देखो, इसे हम ग्रिड कहते हैं। जब अक्षांश और देशांतर मिलकर एक जाल की तरह ग्लोब पर बना रहा है, इसे हम ग्रिड कहते हैं।
ओके, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ग्रीनविच है जो कि हम अभी यहाँ नहीं बताना चाहेंगे। क्यों नहीं बताना चाहेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे बताएंगे ना तुम्हें बच्चों तो समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि इसे हम मैप में बताएंगे, तुम्हें इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और मैप में बहुत अच्छे से बताएंगे और वहां तुम्हें समझ में आएगी, इसलिए इसको अभी हम स्किप करें। अगर हम अभी बताएं तो तुम्हें नहीं समझ में आएगी। अब देखो ग्रिड समझ में आ गया, अक्षांश और देशांतरों का जाल, ग्लोब पर एक जाल, उसी को हम ग्रिड कह रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि धुबरी एक जगह है हमारे भारत के असम राज्य में, धुबरी एक जगह है जो कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो इसका पता लगाना एकदम आसान है, एकदम से सरल है। अब देखो कैसे, 26 डिग्री उत्तरी देशांतर यानी कि देखो ये पूर्वी, सॉरी ये हो गया पूर्वी, पूर्वी नहीं विषुवत वृत्त है, ये अक्षांश है, 0 डिग्री वाला अक्षांश है, विषुवत वृत्त हम जिसे कहते हैं। अब यहाँ से ये देखो ये 20 डिग्री वाला अक्षांश है, उत्तरी में है तो उत्तर में ही आएंगे, नीचे है दक्षिणी तो हमें उत्तर में जाना है, तो 20 है तो वहाँ 26 डिग्री, धुबरी है कितने पे 26, मान लो इसको हम 26 मान, 26 डिग्री उत्तरी है। अब यहाँ 26 डिग्री उत्तरी है और यहाँ से ये 60 डिग्री देशांतर देख रहे हो, पूरब लगा हुआ है, पूरब पश्चिम लगा रहेगा वो समझ जाना कि देशांतर है, उत्तर दक्षिण लगा रहेगा तो समझ जाना कि अक्षांश है। तो मान लो कि 60, अब 90 इधर ही होगा, तो यहाँ से मान लो ये वाला अक्षांश 90 डिग्री का है, तो एग्जैक्ट 26 डिग्री उत्तरी, सॉरी अक्षांश को गलती से देशांतर, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि गलती से हमें अक्षांश से, अक्षांश को देशांतर बोला जा रहा है, देशांतर को अक्षांश, तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा समझने की प्रयास करना। तो देखो अब हम फिर से शुरू से बताते हैं, यहाँ पे देखो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे हमारा क्या है, धुबरी है, और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो इधर से आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ 60 है तो 17 से इस तरह से हम मान लेते हैं 90 वाला है। तो ये जो 90, देखो 90 वाला देशांतर और 26 डिग्री वाला अक्षांश यहाँ पर मिला, तो यानी कि हमारी जो धुबरी है असम राज्य में यहीं पर एग्जैक्ट है। तो इस तरह से हम किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं कि वो पृथ्वी पर कहाँ है, किसके माध्यम से, अक्षांश और देशांतर के माध्यम से। ओके, तो यहाँ पर वही सब बातें दी हुई, क ख ग बनाकर वैसे ही चीजों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। देखो इसमें बॉक्स में क्या है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को बताना है, ऑलरेडी बता चुके हैं कि 0 से लेकर 180 डिग्री वाले पश्चिमी देशांतर को, पश्चिमी देशांतर वाले भाग को हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, और 0 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर वाले भाग को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और अक्षांश में था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैप दिया हुआ है और ये मैप शायद अभी समझ में नहीं आएगी, मैं तुमको एनिमेशन के माध्यम से वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगी, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देशांतर और समय। देशांतर के आधार पर किसी भी जगह का समय निर्धारण किया जाता है। अब एक क्या बात है भाई, हम कह रहे हैं कि देशांतर के आधार पर किसी भी जगह का समय निर्धारण किया जाता है। अभी तक तो हम देख रहे थे कि अक्षांश और देशांतर के आधार पर हम किसी भी जगह का स्थिति पता कर रहे थे ग्लोब पर, कि वो स्थिति कहाँ पर है, वो जगह कहाँ पर है ना। अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हम ग्लोब पर किसी भी जगह की स्थिति पता कर सकते हैं कि वह पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि देशांतर के माध्यम से ही समय का पता, सॉरी देशांतर के माध्यम से ही समय का निर्धारण किया जाता है पृथ्वी पर। कोई भी देश हो, कोई भी महादेश हो, या कोई भी कंट्री हो, बड़ा हो छोटा हो, सभी का एक अपना समय होता है, ठीक है ना। और उन सभी उनका समय किसके आधार पर निर्धारण किया जाता है, देशांतर के आधार पर निर्धारण किया जाता है। तो चलो इसको पढ़ते हैं क्या है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी है, चंद्रमा है, ग्रहों है, इनकी गति है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अब देखो हम ये नहीं पढ़ेंगे, ये
ए नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम ये पढ़ दिए तो तुम्हारे माइंड में कुछ भी नहीं घुसेगा, सब एकदम खिचड़ी जैसा हो जाएगा। तो इसलिए हम अब चलते हैं मैप पर, ठीक है। मैप पर चलेंगे और यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरह से आखिर समय का निर्धारण पृथ्वी के गति के द्वारा हो रहा है और सूर्य के द्वारा हो रहा है, और साथ साथ देशांतर के द्वारा। समय का निर्धारण 3 चीज से, पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति, और दूसरा देशांतर, और तीसरा सूर्य। इन 3 चीज से किसी भी देश में समय का निर्धारण किया जाता है कि अभी क्या टाइम हो रहा है, 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, या सूर्योदय है, शाम है, रात है। इस तरह से इन्हीं 3 चीजों के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। तो चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम एक बार समझ गए तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना, एकदम अच्छे से समझना, ओके। तो चलो, अब हम इसको पढ़ने से पहले मैप पर आते हैं, क्योंकि अगर इसको हम पढ़ दिए ना तो एकदम सच बता रहे हैं कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा। हम मैप को पढ़कर हम इसे देखेंगे। देखो बच्चे, अब यहाँ हम आ गए हैं मैप की दुनिया में। मैप क्या, पूरा का पूरा ग्लोब, पूरा का पूरा पृथ्वी हम उठा लाए हैं तुम्हारे लिए, और सूर्य भी। देखो, इस तरह से पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पे रोटेट कर रही है, यानी कि घूर्णन कर रही है। देखो तुम कैसे घूर्णन कर रही है, अच्छे से एक बार देख लो, ठीक है, इस तरह से। और सूर्य एक ही जगह पर स्थित है। और देखो, इधर इस साइड में अगर दिन हो रहा है ना, तो इधर ये वाली साइड में भी रात है कि नहीं, देख लो। और इस तरह से घूम रही है हमारी पृथ्वी। अब ये जो दक्षिण अफ्रीका आप जा रहा है, वहां पर दिन हो रहा है, और इधर जो आएंगे देश, वहां पर अभी रात हो रही है। देखो, ये वाला क्षेत्र में अभी रात हो रहा है, ठीक है, रात हो रहा है। इस तरह से पृथ्वी घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूमते जा रही है। देखो, हमारा इंडिया भी आ गया। अभी हमारे इंडिया में सुबह होने वाला है। देखो, अब सुबह हो रहा है इंडिया में। अब पूरी तरह से दिन हो गया इंडिया में, पूरी तरह से एकदम दिन हो गई। अब इंडिया पलट रहा है उधर, यानी कि अब शाम होने वाली है इंडिया में। अब इन सब देशों में दिन हो रहा है, देख रहे हो, अब इन सब देशों में दिन हो रहा है। अब अभी मतलब ये रात है, अब यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है। देखो, अब हमारे इंडिया में रात हो गया, इधर आ गया हमारा इंडिया। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण देख रहे हो कि किस तरह से दिन और रात हो रहे हैं किसी भी कंट्री में, मुख्यतः अपने इंडिया में मानकर चलो। देखो, अभी इंडिया में दिन था, अब यहाँ रात है, अब फिर दिन होगी। अब धीरे 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 अब देखो, यहाँ पे सूर्योदय होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है, अब हो गया। अब पूरा दोपहर दिन हो गया, पूरा 12 घंटा बीत गया। अब इंडिया फिर से, अब शाम ढल रही है, धीरे धीरे रात हो रही है। अब इधर आएगी तो पूरा इंडिया पे 12 बजे रात हो रहा होगा, है ना। देखो, अब इंडिया किधर, अभी तो ये सब है, इन सब पे दिन है। अभी इंडिया में 12 घंटा का अब रात चल रहा है, इधर रहता है तो 12 घंटा का दिन और इधर 12 घंटा का रात चल रहा है, ओके। तो इस तरह से घूर्णन के कारण हम समझ रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश, और सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, सभी देश में किस तरह से दिन और रात हो रहे हैं, ओके। यहाँ पर चीजें समझ में आ गई कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात हो रही है। इस भाग में दिन हो रहा है तो इस भाग में रात हो रहा है, यानी कि इधर वाले जितने भी देश होंगे उन सभी में रात हो रही होगी, इधर वाले में दिन हो रहा होगा। समझ में आया बात। अब देखो, यहाँ पर एक चीज समझो कि हम हमेशा कोई भी मैप पढ़ते हैं तो ऊपर वाले भाग को उत्तर कहते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते हैं, इधर वाले भाग को पश्चिम कहते हैं और ये वाले भाग को पूरब कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूरब। अब तुम बताओ, हमारी पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रही है, इधर है पश्चिम, इधर है पूरब, ऐसे चक्कर लगा रही है ना, इस तरह से लगा रही है ना, ध्यान से तुम देखो, इस तरह से चक्कर, यानी कि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है। और ऐसा ही लगाती है अपने घूर्णन पे, जब ये गति करती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, और ऐसे ही घूर्णन करते करते ये सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। मान लो कि अभी ये यहाँ है तो फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ, इस तरह से सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। किधर से किधर लगा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है ना। अब यहाँ पर तो हम समझ गए कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण किस तरह से दिन और रात हो रहे हैं। अब हम समझेंगे कि पृथ्वी
पृथ्वी के घूर्णन के कारण किस तरह से क्या बोलते हैं सुबह हो रही है, वही दिन रात में सुबह भी शाम भी शामिल है, तो उसी उसी के अनुसार समय का निर्धारण होगा, है कि नहीं? होगा कि नहीं? अब मान लो सुबह है तो वहां पे हम बजा देंगे, 4 बजा देंगे या 3 बजा देंगे, 5, इसी तरह से ना। अब देखो यहाँ पे हम वीडियो को रोकना चाहेंगे, रुक जाओ 1 मिनट। देखो यहाँ पर हम एक देश को लेकर चलते हैं, ये देश है या महादेश है, इसको लेकर चलते हैं जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मुख्यतः एक महादेश है जो कि देश के नाम पर ही पड़ा है। यहाँ पर सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पर समझो, फिलहाल ये मत समझो कि कौन देश है कौन महादेश है, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ ये समझते हैं कि ये जगह है ऑस्ट्रेलिया। अब ये ऑस्ट्रेलिया जो है, अभी यहाँ पर रात हो रही है, रात हो रही है कि नहीं? अब तुम बताना कि यहाँ पे रात और बढ़ेगी कि अब घटेगी, यानी कि यहाँ पे सुबह होगी कि और रात बढ़ेगी? तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सुबह होगी। कैसे सुबह होगी? क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो यानी कि अब धीरे धीरे ऐसे घूमेगी घूमेगी तो सन आएगा यहाँ पे, आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे चलो इसको हम ये करते हैं, यहाँ पर हम मान लो कि इसको सन ला दिए, फिलहाल तो इसे घुमाना, अच्छा 1 मिनट, हाँ देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम इसे ला दिए, घूमते घूमते आ गई, तो यहाँ पे सबसे पहले सूर्य का किरण कहाँ पे पड़ेगा? तो ऑस्ट्रेलिया के इस छोर पर पड़ेगा, ये वाले भाग पे, ना कि इस वाले पे नहीं, ई वाले भाग पे। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, इससे पहले यहाँ पे सूर्योदय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है पच, तो धीरे धीरे पहले यहाँ पे सूर्य का लाइट आएगा, धीरे 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 इस तरह से पूरे क्षेत्र में सूर्य का लाइट बिखर जाएगा। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लाइट आएगा सूर्य भगवान का, यानी कि सूर्योदय यहाँ पे होगा पहले, और सबसे लास्ट में यहाँ पे, क्योंकि टाइम लगा, पृथ्वी घूमेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले सनलाइट आएगा, अब बाद में धीरे 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 सबसे लास्ट में यहाँ आएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि एक ही स्थान पर समय में अंतर हो जाता है। समय में अंतर क्या कि एक ही जगह पे कहीं इस छोर पे अगर सूर्योदय हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो जाता है सूर्योदय होने में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो जाता है। जैसे कि हम अपने अगर इंडिया की बात करें, अगर हम अपने इंडिया की बात करें, जैसे इंडिया का देखो यहाँ पर है, तो ये वाले भाग पे सबसे पहले सूर्योदय होगी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाला भाग पर, और गुजरात वाला पर थोड़ा पीछे होगी। तो तुमको पता है अरुणाचल और गुजरात में समय का अंतर कितना होता है? 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट पहले ही अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो जाता है ना। ये यहाँ पर अगर हम रहे और गुजरात में रहे, तो हम गुजरात में मान लो कि 5 बज रहा है, तो हम यहाँ पे कितना बजेगा? 3:30 बज रहा होगा, समझे? सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 5 बज रहा है ना, तो ये पीछे जाएगा ना टाइम, क्योंकि ये तो आगे है ना। तो यहाँ पे 5 बजे कहने का मतलब उससे नहीं है, वो थोड़ा सा हम यहाँ पे मिस्टेक कर गए, उससे मत समझो। तुम यहाँ से समझो कि सबसे पहले सनलाइट कहाँ आएगी? यहाँ आएगी अरुणाचल प्रदेश में, सबसे लास्ट में कहाँ जाएगी? गुजरात में। और इसमें अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इनके सूर्योदय के बीच में कितना अंतर है? 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि इतना देरी, इतना घंटा आगे ही अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो जाता है, और इस 1 घंटा 45 मिनट बाद यहाँ पर होता है गुजरात में सूर्योदय। तो अब मान लो कि यहाँ पर जो सूर्योदय हो रही है, तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि यहाँ 4 बजे सूर्योदय हो जाती है और यहाँ पे कितना बजे सूर्योदय होगी भैया? तो यहाँ पे 5:30 बजे सूर्योदय हो रही है गुजरात में। हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि 5:30 बजे गुजरात में सूर्योदय हो रही है और 4 बजे अरुणाचल प्रदेश में, ऐसा तो नहीं होता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ होता है सभी जगह 4 बज रहा है तो सभी जगह 4 ही बजता है,
जबकि समय रियल अगर हम अंतर देखें तो यहाँ पर 1 घंटा ये 45 मिनट पहले ही गुजरात की अपेक्षा सनलाइट आ जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहला कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ये पूर्व में है तो पूर्व में पहले आ रहा है सनलाइट, पश्चिम में देरी से आ रहा है क्योंकि पश्चिम से ही पूर्व की ओर जा रहा है। पहला बात यहाँ समझे हैं। दूसरा कि अब अंतर होने के बावजूद भी मान लो यहाँ पहले ही सूर्योदय हो जा रहा है, तो यहाँ यहाँ सभी जगह टाइम एक कैसे रख दिए? तो देखो अब एक ही देश है हमारा, एक ही प्यारा सा देश है, इसमें 10 गो हम टाइम लगा दिए कि अरुणाचल प्रदेश में 4 बज रहा है, यहाँ 5 बज रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है ना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा। तो इसीलिए क्या किया गया ना कि हमारे देश के बीच में एक देशांतर को मेन मान लिया गया। और ये मेन मानने का क्या मतलब है कि इस बीच वाले देशांतर पर कहा गया कि अगर इस बीच वाले देशांतर पर सूर्योदय हो रही है तो हम इसी के अनुसार सारे देश में हम बोल देंगे कि 4 बज रहा है। मान लो कि यहाँ 4 बजे सूर्योदय हो रहा है, इस देशांतर पर कितना बजे? मान लो 4 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो हम कह देंगे कि पूरे देश में 4 बज रहे हैं, सुबह हो गया है। इस देशांतर पर अगर 12 बजे एकदम सूर्य का किरण एकदम सीधा इस पे आ गया, पृथ्वी मान लो घूमते घूमते एकदम यहाँ पे तो मान लो शुरुआत में घूम रही होगी तो पृथ्वी पर सूर्योदय हो रहा है, लेकिन घूमते घूमते एकदम बीच में आ गई होगी सूर्य के पृथ्वी, तो यानी कि एकदम सूर्य का लाइट सीधे इस पर चमक रहा होगा, तो दोपहर का हम कह देंगे कि 12 बज रहा है। और इस तरह से पूरे देश में 12 बजता है। ठीक है, और इस तरह से और क्या बोलते हैं, वैसे भी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है, तो उतना पता भी नहीं चलता है, उतना मतलब एहसास नहीं होता है कि वहां पहले हो गया या फिर यहाँ पे उतना पता नहीं चलता। ठीक है, तो इस तरह से एक मेन देशांतर के आधार पर टाइम कर लिया गया कि इस टाइम पे अगर सूर्योदय हो रहा है जितना बजे तो पूरा देश में उतना ही बजेगा, इस टाइम पे दोपहर हो रहा है तो इस टाइम पे सभी जगह 12 बजेगा, इस टाइम पे अगर शाम हो रहा है तो सभी मतलब पूरे देश के क्षेत्र में शाम का 5 बजे या 4 बजे जितना भी। तो एक हम यहाँ पे समझे कि किस तरह से सूर्य के कारण, पृथ्वी के गति के कारण और एक देशांतर के कारण समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, हमारे इंडिया में यही बात होती है। ऐसे ही, और पता है इसको याद रखना, ये 82.5 डिग्री देशांतर है। देशांतर का मान कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि हमारा इंडिया जो है ना वो पूर्वी देशांतर में स्थित है, पश्चिमी में नहीं है, पूर्वी देशांतर यानी कि पूर्वी गोलार्ध में हमारी इंडिया है। तो समझ में आया? इसको याद रखना बहुत है कि पूछता है क्वेश्चन में कि इंडिया का जो मानक यामियोत्तर है, मानक यामियोत्तर कहने का मतलब कि इसी से पूरा टाइम का निर्धारण किया गया, वो कितने डिग्री पे है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी बोलना जरूरी है क्योंकि हमारी इंडिया पश्चिमी देशांतर में नहीं है, पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम समझ गए एक। अब देखो यहाँ से जो हमारी इंडिया से इधर वाले देश जो है, यानी कि हमारी इंडिया से पहले ही यहाँ पे सूर्योदय हो रहा होगा, है कि नहीं? यानी कि यहाँ पे पहले ही सूर्योदय हो जा रहा है, हमारा इंडिया में थोड़ा लेट में, यानी कि इससे हमारा टाइमिंग जो है थोड़ा लेट होगा, है ना? और इनका टाइमिंग सुबह में जल्दी हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी टाइमिंग हो जाए, यहाँ सूर्योदय जल्दी हो जा रहा है तो यहाँ का समय भी जल्दी होगा, है कि नहीं? और जबकि हमारे यहाँ थोड़ा सा लेट है इनसे, तो हमारे यहाँ की घड़ी इनसे पीछे चलेगी। किनसे? इन सब देशों से हमारे यहाँ की घड़ी पीछे चलेगी। ठीक है, अब इनकी घड़ी हमसे आगे चलेगी क्योंकि यहाँ पे सूर्योदय हो चुका है। तो मान लो यहाँ 5 बज रहा है सुबह का, तो हमारे यहाँ मान लो कि बज रहा होगा 2 बजे रात बज रहा होगा, 3 बजे सुबह हो रही होगी, इस तरह से। अब यहाँ 5 बजे सूर्योदय हो गया, समझे? तो इस तरह से घूर्णन के कारण देख रहे हो, जो पूरब में जितना पूरब में है उतना ही पहले वहां पे सूर्योदय हो रहा है और उतना ही वहां की घड़ी आगे हो जा रही है। ठीक है, तो हमारे एशिया में जापान सबसे पूरब में स्थित है, तो सबसे पहले जापान में सूर्योदय होता है। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ रात के 2-3 बज रहे होंगे तो यहाँ पे सूर्योदय में एकदम 5-6 बज रहा होगा, इस तरह से। तो वैसे भी एशिया में सूर्योदय का देश जापान को ही कहा जाता है। तो समझ में आया? अब हम थोड़ा यहाँ से, तो ये देश तो हमारे घड़ी से आगे है, इनका घड़ी
घड़ी कहने का मतलब कि यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है, तो यहाँ मान लो कि 5 बज रहा है सुबह का, तो हमारे यहाँ रात ही हो रहा होगा, कि कितना 12 बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा रात, इस तरह से। तो हमसे आगे हैं कुछ देश देश समय के मामले में, और हमसे पीछे कौन है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। देखो इस तरह से घूमा, हमारा देश अब आ गया सूर्य के सामने। अब देखो हमसे पीछे वाले देश यही है, कौन है, अफ्रीका है, इस तरह से। यूरोप को भी ला, यूरोप भी तो हमारे देश से पीछे, ये अफ्रीका के ऊपर वाला जो भाग है ना, अफ्रीका के ऊपरी भाग जो है यही यूरोप है। तो यही यूरोप में एक जगह है ब्रिटेन, वही दुष्ट ब्रिटेन जिसने हमारे सोने की चिड़िया जैसे भारत को गरीब बना दिया। यहाँ पे ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच, क्या नाम है, ग्रीनिच, ग्रीनिच बोलो या ग्रीनविच बोलो, दोनों एक ही है। तो ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच। तो अब देखो जिस तरह से हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं, एक मानक यामियोतर ले लिया गया था 82.5 डिग्री, वही से पूरे इंडिया में टाइमिंग जा रहा था। उसी तरह से पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रमुख यामियोतर है जो कि 0 डिग्री पर है, यही ग्रीनविच से होकर गुजरता है, समझे, यही ग्रीनविच से होकर ये 0 डिग्री वाला प्रमुख यामियोतर गुजरता है। और इसी के आधार पर इधर वाले को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, इधर वाले को पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा इंडिया तो इधर था, तो इसीलिए हमारा इंडिया पूर्वी गोलार्ध में है। और इधर वाले देशांतर को पूर्वी देशांतर कहते हैं, और इधर वाले देशांतर को हम पश्चिमी देशांतर कह रहे हैं। समझ में आई बात? तो अब बताओ इस ग्रीनविच से हमारा इंडिया का समय आगे होगा कि पीछे होगा, अब तुम ही बताओ। इस ग्रीनविच से हमारा इंडिया का समय आगे होगा कि पीछे होगा? तो देख लो हमारा इंडिया ऑलरेडी आगे जा चुका है, सूर्योदय हो रहा है, यानी कि इस ग्रीनविच से हमारा इंडिया का समय आगे है, क्योंकि यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है, यहाँ पे अभी रातें है। यहाँ अफ्रीका में भी इन सब देशों में रात है। तो इस तरह से तुमको पता है कि इस ग्रीनविच से हमारा इंडिया का जो घड़ी है 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा? 5.5 घंटा आगे है। समझ में आई बात? तो ऐसे ही पूरे देश विदेश में इस तरह से ही समय का निर्धारण किया जाता है, पृथ्वी की गति, सूर्य और देशांतर के आधार पर। एक और हम देश का नाम लेना चाहेंगे जिसका नाम है रसिया, रूस का नाम सुने होंगे, काफी ऊपर में है। देखो काफी ऊपर में है, यहाँ पे इस तरह से रूस है, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो अब ये भी जब पृथ्वी गति करेगी तो यहाँ पे सूर्योदय हो जाएगा, और यहाँ पे रातें, सूर्य जो सॉरी सूर्य नहीं, रूस, रसिया जो है ना, काफी इधर ऐसे लंबा विस्तारित देश है पृथ्वी पर, इस तरह से समझ लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सूर्योदय हो जाएगा, यहाँ पे तो रात ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत टाइमिंग में अंतर हो जाता है। हमारे देश में तो मात्र 1 घंटा 45 मिनट का ही अंतर था, तो दूसरा यामियोतर का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे पता है 3-3 4-4 5-5 घंटे का अंतर हो जाता है, 5 नहीं 2 घंटे 3 घंटे का अंतर हो जाता है। तो भाई इतना अंतर तो कोई नहीं है ये कर सकता है। तो इसीलिए इस देश में 11 गो मानक देशांतर बनाए गए। जिस तरह से हमारे देश में एक है ना, यहाँ पे 11 गो मानक समय, यानी कि इस देश में 11 गो घड़ी है जो 11 मतलब टाइम बताती है। इस क्षेत्र में कुछ और टाइम हो रहा होगा, इस क्षेत्र में कुछ और टाइम हो रहा होगा, इस क्षेत्र में कुछ और, इस क्षेत्र में कुछ और। क्यों? क्योंकि इनके बीच में सूर्योदय और सूर्यास्त दोपहर में काफी अंतर होता है। यहाँ पे दोपहर हो रही होगी तो यहाँ पे दोपहर ढल चुका होगा, इधर शाम होने वाली होगी, यहाँ पे सूर्योदय हो, इस तरह से बहुत अंतर होता है। तो रसिया में टोटल कितने यामियोत्तर है? 11 गो मानक यामियोत्तर है। तो इस तरह से हमने जितना भी किताब का जो सार था हमने इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अब चलो हम किताब को देख लेते हैं, ठीक है। देखो देखो अब हम पढ़ेंगे इसे, और अब वहां पे पढ़ने के बाद जब हम इसे पढ़ेंगे ना तो हमें चीजें समझने में परेशानी नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो क्या कर रहा है, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। समझ में आया क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है ग्रहों की गति? यहाँ से चीजें समझ में आई तुम्हें?
सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है कि नहीं? अभी हमने बताया। अब देखो, स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। जो दोपहर में छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त में सबसे लंबी होती। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अब यहाँ पे परछाई शब्द आ गया। परछाई से समय का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? स्थानीय समय का। तो परछाई कहने का मतलब कि जब सूर्योदय होगा तो परछाई काफी लंबी होती है, सूर्यास्त होता है तब भी परछाई काफी लंबी है, लेकिन दोपहर होता है तो उस समय परछाई एकदम छोटी होती है। देखना कभी। तो इस तरह से हम जब परछाई छोटी होगी तो कहेंगे कि अभी दोपहर है, परछाई लंबी होगी तो कहेंगे अभी सुबह ही है। परछाई धीरे धीरे क्या होती है कि शॉर्ट होने लगती है तो हम कहते हैं कि दोपहर के कगार पे पहुंचने वाले। दोपहर से जब ढलने लगते हैं तो फिर से परछाई जो है लंबी होने लगती है तो हम कहते हैं अब शाम होने वाला है, इस तरह से। लेकिन रिलेटेड तो सूर्य से ही है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामियोतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामियोतर पर सभी स्थानों पर दोपहर होंगे। बिल्कुल यहाँ पर एकदम यामियोतर के समय ग्रीनविच पर जो प्रमुख यामियोतर था उस पर अगर सूर्य एकदम बीचों बीच होगा तो हम कह ही रहे कि वहां पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे, है कि नहीं? अब देखो, चूंकि पृथ्वी जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। हमने अभी भी बताया कि नहीं कि ग्रीनिच से किस समय हमारा देश का घड़ी आगे चलता है और ग्रीनिच से पीछे जो पश्चिम में है उनका पीछे हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। देखो, पृथ्वी 24 घंटे में अपनी अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब वो जो रोटेशन कर रही थी, गोल गोल घूम रही थी, उसी को कह रहा है कि वो 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है अपने अक्ष पे, ऐसे ऐसे रोटेट जो कर रही थी। अब देखो यहाँ पे 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा घूम जाती है, तो 1 घंटा में 15 डिग्री, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जा रही है। 360 करने का मतलब कि पूरा गोल 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटा में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। वैसे ही 4 मिनट में कितने घूम जाएगी? 1 डिग्री घूम जाएगी। अब देखो, अब ये मत बोलना कि 1 घंटा में 15 डिग्री कैसे घूमेगी, क्योंकि ये तो मैथ का चीज है। जब 24 घंटा में 360 घूम रही है तो 1 घंटा में 15, तो उसी तरह से 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाएगी। तो क्या कह रहा है कि जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में क्या होगा? तो ये 15 डिग्री में 1 घंटा ज्यादा होगा, तो यानी कि 12 से में 1 जोड़ देंगे तो ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में 1 बज रहा होगा, है ना? और वही ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम में एक घटा देंगे, क्योंकि ग्रीनिच से पीछे जब पश्चिम में चला गया तो ग्रीनिच से पीछे 15 डिग्री है, तो 1 घंटा घटाएंगे। अगर 30 डिग्री होता तो 2 घंटा घटाते, तो 15 डिग्री पीछे अगर जाएंगे तो वहां पे बज रहा होगा 11, ग्रीनिच पे 12, और ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में जब देशांतर कोई है तो वहां पर बजेगा 1। ठीक है, इस तरह से चीजें हो रही हैं। अगर मान लो कि ये ग्रीनिच है, ये ग्रीनिच है, ग्रीनिच में प्रमुख यामियोतर है, यहाँ से क्या होता है 45 डिग्री है, तो ये कितना घंटा आगे होगा? बताओ कितना घंटा आगे होगा? तो 15 डिग्री में 1 घंटा, 30 डिग्री में 2 घंटा, 45 डिग्री में 3 घंटा, यानी कि ग्रीनिच से यहाँ का समय 3 घंटा आगे है। तो हमारे देश में 5.5 घंटा आगे है, तो तुम बताओ कितना होना चाहिए? हमारे देश में 5.5 घंटा आगे है ग्रीनिच से, तो कितना डिग्री पर होगा? 82.5 डिग्री पर होगा ग्रीनिच से। तो यही है, वही सब चीजें यहाँ पे समझा दिया। 1 घंटा पीछे होगा, 11 बज रहे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो ग्रीनिच के एकदम पीछे वाला बिल्कुल अपोजिट जो क्षेत्र होंगे वहां पर, यानी कि ग्रीनिच 0 डिग्री पर है तो उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री वाली देशांतर होगी, और वहां पर मध्य रात्रि हो रही, एकदम आधा रात हो रहा होगा जब ग्रीनिच पर 12 बज रहा होगा। समझ में आया? किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में 12 बजते हैं।
इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय अम्योत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो जहाँ का देशांतरीय याम्योत्तर, जैसा कि हमारा इंडिया का देशांतरीय याम्योत्तर 82.5 डिग्री था, तो हमारे इंडिया में पूरी तरह सभी जगह पे समान टाइमिंग हो रही थी। यही बात यहाँ पे कह रहा है। अब देखो हम मानक क्यों मानते हैं, अभी हमने बताया। अब मानक नहीं मानेंगे तो वहाँ कोई सूर्योदय पहले होगा तो वहाँ कुछ और बजेगा, जहाँ पे सूर्योदय बाद में होगा वहाँ कुछ और टाइमिंग होगी, तो इसलिए हम एक मानक समय मानते हैं। अब देखो एक बस यही है, ये खत्म हो जाएगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। बिल्कुल अलग अलग याम्योत्तर पर होगा तो उसका समय में भी अंतर होगा, होगा कि नहीं? अभी ना हमने बताया उसमें कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश एक अलग देशांतर पर है, गुजरात अलग देशांतर पर है, तो स्थानीय समय में भी 1 घंटा 45 मिनट का अंतर हो गया था। उदाहरण के लिए बहुत सारे देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन हो जाएगा। जो बहुत सारे देशांतर से गुजरने वाली रेलगाड़ी होंगी उनके लिए तो समय निर्धारण करना बहुत ही कठिन हो रहा होगा, हो जाएगा। अगर एक समय नहीं माने तो मान लो यहाँ 3 बज रहा है तो सभी सभी जगह 3 बजेगा तब ना, ठीक है। अब मान लो कि कोई ट्रेन जा रही है 10 गो याम्योत्तर से गुजर रही है, यहाँ पे अलग टाइम हो रहा है, यहाँ पे अलग टाइम, यहाँ पे ड्राइवर पागल हो जाएगा। ठीक है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कितने घंटे में अब हमको कौन जगह पहुंचना है। तो इसीलिए हमें एक मानक याम्योत्तर चाहे देश के अनुसार मानक याम्योत्तर मतलब एक चाहे दो मानना जरूरी हो जाता है। अब देखो भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। देखो असम के डिब्रूगढ़ बोलो या फिर अरुणाचल प्रदेश, हम वहाँ अरुणाचल प्रदेश के ही बगल में है असम। देखो जैसे यहाँ अरुणाचल प्रदेश है ना, तो यहाँ पर असम है, यहीं पर असम है, तो ज्यादा अंतर नहीं है। हम बस असम बोल दिए तो यहाँ ध्यान में रखना, सॉरी अरुणाचल प्रदेश बोल दिए और यहाँ पे असम है। ठीक है, तो ज्यादा अंतर नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में भी लगभग इतना ही होगा। तो अब देखो असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट। कह रहा है कि गुजरात के द्वारिका और असम के डिब्रूगढ़ में कितने का अंतर है? 1 घंटा 45 मिनट। असम का डिब्रूगढ़ और गुजरात का कौन सा? द्वारिका। ठीक है, गुजरात का द्वारिका जो है, यहाँ पर गुजरात का द्वारिका, असम का डिब्रूगढ़ में कितने का अंतर है? 1 घंटा 45 मिनट। इसीलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली याम्योत्तर को स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाना चाहिए। वही जो हमने बताया कि अब अलग अलग टाइमिंग थोड़े ना संभव है, एक इतना हमारा देश वैसे भी ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार 7वें नंबर पे आता है, तो एक ही हमारे देश में रखना उचित माना गया, एक ही मानक याम्योत्तर जो कि 82.5 डिग्री पर है, और इसे भारतीय मानक समय से जाना जाता है। और इसे क्यों माना गया? ताकि सभी जगह घड़ी का समय एक ही हो। अब यहाँ का याम्योत्तर से लेके चलता है, यहाँ का याम्योत्तर से लेके चलता, तब तो घड़ी का स्थिति यहाँ पे कुछ और बज रही होगी, यहाँ पे कुछ और बज रही होगी, यहाँ पे कुछ और बज रही, इस तरह से टाइमिंग में ये हो जाता, काफी कंफ्यूजन। इसलिए एक याम्योत्तर माना गया जो कि 82.5 डिग्री वाला था, 82.5 डिग्री वाला है। और कौन सा है? पूर्वी की पश्चिमी? तो पूर्वी। ठीक है, इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। मानक याम्योत्तर को कितना है? 82.5 डिग्री। अब देखो क्या कर रहा है कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे, भारत और इंग्लैंड के बीच में क्रिकेट है।
लंदन में दोपहर में 2 बजे क्रिकेट स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे इंडिया में समय में क्या बोल रहे हैं, हमारे इंडिया के समय अनुसार शाम के 7:30 बजे हो रहा है, क्योंकि हमारा इंडिया का समय उस लंदन से आगे है, तो हमारे यहाँ शाम हो रही है जबकि वहाँ पे दोपहर हो रही है। तो इस तरह से 5.5 घंटा आगे है हमारा इंडिया का समय। वही कह रहा है कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, इसीलिए लंदन में 2 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 7:30 बज रहे हैं। अब देखो, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण, हमने जैसे अभी रूस के बारे में बताया, उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक समय 15 समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। अब देखो यहाँ पे क्या करा, चूंकि 24 घंटे में पृथ्वी क्या है, एक चक्कर पूरा लगा लेती है ना 24 घंटे में, तो इसीलिए 15-15 मान लिया गया। ठीक है, 15-15 डिग्री की मतलब 0 से 15 डिग्री जाएगा तो यहाँ पे 1 घंटा आगे, 30 डिग्री जाएगा तो 2 घंटा आगे, 45 डिग्री जाएगा 3 घंटा आगे, इसी तरह से 15-15 लेकर पूरे 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। वैसे 15 से 24 में गुना करो तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। इस तरह से 360 डिग्री हो जाएगा 15-15-15, इसीलिए 15 डिग्री को माना गया। तो आई होप कि तुम इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होगे, और अगर नहीं समझे तो बताना, मैं कोशिश करूंगी और बेहतर बनाने को, और समझ गए तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना कि समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको बना लेना। अभी इसको हम बनाने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तुम अगर खुद से बनाओगे तो चैप्टर को अच्छे तरह से समझ जाओगे, फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो इसे बना लेना, हो सके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये सभी चीज़ों को तुम्हें बनाना है, ये समझो मेरे तरफ से होमवर्क है। ओके, तो चलो बाय बाय, टाटा और धन्यवाद, और क्या बोले, जय हिंद। हो गया ये चैप्टर फिनिश, अब हम चलते हैं, बाय बाय।